Hello friends, welcome to my channel Always a Learner. Today we will study about cell cycle. मेरे लास्ट वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, हमने सेल के बारे में पढ़ा है. व्हाट इज़ सेल, टाइप्स ऑफ सेल दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, एंड एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है हमने वो भी पढ़ा है. तो जो अब तक हमने पढ़ा है वो है कि सेल क्या है, कैसे प्रेजेंट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है और वो प्लांट और एनिमल सेल में कैसे डिफरेंट है. बट अब हम पढ़ेंगे कि सेल जो अकेला है वो कैसे बना हुआ है, क्या उसका स्ट्रक्चर है और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करते हैं और एक ही सेल से हमारी पूरी बॉडी कैसे बनती है. सो लेट्स स्टार्ट. सेल साइकिल, सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल. तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो एक ही सेल में प्रोसेस होता है. एक सेल में सोचिए हमारी बॉडी बहुत हज़ार करोड़ों सेल से बनी है और उस हर एक सेल में ये काम हो रहा है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन सेल इज़ सेल साइकिल. तो ये एक सीरीज़ है जिसको हम सेल साइकिल नाम दे रहे हैं. नेक्स्ट इज रिजल्टिंग इन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो जो क्या हो रहा है, जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होके किस में जाएगा, फादर टू सन, दैट इज जनरेशन से जनरेशन में पास होगा. और दूसरा है साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा. नेक्स्ट है कि जो उसके ऑर्गेनल है वो भी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा न्यू सेल आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो जो सेल हैं जो नए बनेंगे वो किससे बनेंगे, जो पुराने सेल हैं. तो मदर सेल से जो नए बनेंगे उनको बोलेंगे डॉटर सेल और जिनसे वो बने हैं वो पेरेंटल सेल या मदर सेल कहेंगे. नेक्स्ट है ऑल मदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल. तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है, ऑल लिविंग बींग्स आर मल्टी सेलुलर, मोस्टली प्रोकैरियोटिक को छोड़ दें तो सारे ही एक जिनकी शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई है. द प्रोसेस थ्रू विच सेल रेप्लिकेट एंड मेक टू न्यू सेल आर सेल साइकिल. तो एक प्रोसेस है जिसमें सेल रेप्लिकेट होता है और उसके ही जैसे और दो सेल्स नए बना देता है, तो उसको भी सेल साइकिल बोलते हैं. नाउ सेल साइकिल हैज़ डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज G1, S, G2 and M. Let's study about these phases. Phases of cell cycle. Cell cycle refer to the series of events that take place in a cell leading to its maturity and subsequent division. तो क्या मतलब है इस बात का कि जो सेल है वो मैच्योर हो रहा है और उसी के साथ बाद में डिवाइड भी हो रहा है. नेक्स्ट इज दिस इवेंट इंक्लूड डुप्लीकेशन ऑफ इट्स जीनोम. तो ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया है. फादर टू ऑफस्प्रिंग और पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो भी चीज़ें आ रही है वो किससे डुप्लीकेट हो रही है, उस जीनोम है. हम में हमारे पेरेंट्स की कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें, वो कैसे आ रही है, तो जो उस जीन में प्रेजेंट है वो जीन हम ऑफस्प्रिंग में पास होता है. नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो सेल ऑर्गेनल के जो पार्ट्स हैं वो भी उसी तरह से पास होता है, तो उनका भी सिंथेसिस होगा. और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल है उसी के थ्रू इसका भी डिवीजन होगा. Human cell exhibit typical eukaryotic cell and take around 24 hours to complete one cycle of growth and division. तो जो ह्यूमन सेल है उनमें जो यूकैरियोटिक सेल की जो साइकिल है वो 24 आवर्स लेती है एक सेल से दो सेल बनाने में. बट मोस्टली इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 24 आवर्स ये सेल साइकिल काम करती रहती है, नहीं. ये ज़्यादातर टाइम जो है वो G0 फेज़ में होती है जहाँ पे वो रेस्टिंग फेज़ में होती है, या फिर जो इंटरफेज़ है उसमें 95% तो इंटरफेज़ में होती है. जो सेल डिवाइड नहीं होने वाले होते हैं वो G0 फेज़ में होते हैं. तो जो 95% है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटरफेस में. वहाँ पे क्या काम करते हैं, वो डुप्लीकेट होने का काम करते हैं. डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जस्ट उनकी जो ग्रोथ है वो बड़ी हो रही है, ग्रो हो रहे हैं इन नंबर एंड इन साइज. द ड्यूरेशन ऑफ सेल हाउ एवर वराइज फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल.
तो ये वराई करता है कि सेल कितने टाइम की होगी, फेज़ वो कितने टाइम तक चलेगा, कितने आवर्स का होगा, क्यों? तो जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बार डिवाइड करेगा, जिनको कम है वो कम डिवाइड होगा। और सेल टू सेल क्यों? हमारी बॉडी में जो हर सेल है वो तो नहीं डिवाइड होता, जैसे कि हार्ट है, जो हार्ट के सेल है वो डिवाइड नहीं होते हैं। बाकी जो ऑर्गेनल्स के सेल हैं, अगर कोई डैमेज हो गया है तो उनको सिग्नल जाता है कि भाई वो डैमेज हो गया, उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल साइकिल की ज़रूरत है, तभी वो सेल डिवाइड होता है, अदरवाइज़ वो रेस्टिंग फेज में ही प्रेजेंट होते हैं। So this is the cycle we will understand. यहाँ से G0 फेज से जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है। जो सेल है जिनको अभी डुप्लीकेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो उतने नंबर्स में प्रेजेंट हैं जितनी हमें ज़रूरत है, तो G0 में ही रहेंगे। जो अदर सेल है जिनको डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है और वो 24 आवर्स में डिवाइड होते ही रहते हैं, वो इन साइकिल में प्रोसेस करेंगे। नाउ G1 में क्या होगा? G1 में क्या होगा? ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर DNA सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो इतना एकदम धागे जैसा दिख रहा था, वो थोड़े थिक हो जाएंगे, इसीलिए बोला है DNA सिंथेसिस हो रहा है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? DNA रेप्लिकेशन। तो वो रेप्लिकेट हो रहा है, कॉपी हो रहा है कि भाई एक कॉपी से अब नहीं चलेगा, अब इसको ऑफस्प्रिंग में भी पास करना है, तो हमारे पास 2 कॉपीज़ चाहिए होंगी। नेक्स्ट है हमारा G2 फेज, जिसमें प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस ग्रोथ। तो अभी इस ग्रोथ G2 से ये किस में जाने वाला है? माइटोसिस के डिवीजन में जाने वाला है, इसलिए ये माइटोसिस के लिए प्रोसेस हो रहा है कि भाई हमें वहाँ क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, वो मैं अभी से अपने पास ले लेता हूँ। लाइक ज़्यादा फूड, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा खाने पीने का जो सामान है, हम कहीं जाते हैं तो कैसे बैग से भरते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो सेल है वो भी उस फेज़ के लिए रेडी होगा। जो उसके साथ पास ऑर्गेनल्स हैं वो डिवाइड होंगे, जो उसके पास सेंट्रियोल है वो अपनी अपनी जगह पे जाके फेज़ हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की जो तैयारी है वो G2 में करेगा और किस में एंटर होगा? देन माइटोसिस फेज़ में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल फेजेस। यूकेरियोटिक सेल cycle is divided into 2 main phases, that is interphase and mitosis phase. जो interphase है उसमें 3 स्टेप हैं, that is same G1, S and G2. Also known as interphase is also known as resting phase of cell cycle. Interphase is the time during which the cell prepare for division by undergoing both cell growth and DNA replication. तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। इंटरफेज में क्या होगा? वो रेस्टिंग फेज में होता है और इस टाइम वो क्या करता है? सेल खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, उसकी ग्रोथ होगी, बट नंबर उतने के उतने ही रहेंगे, बस वो साइज़ में बड़ा होगा। DNA रेप्लिकेशन होगा। इट ऑक्यूपाइज अराउंड 90% ऑफ ऑल टाइम। तो जो माइटोसिस है वो सिर्फ मान लो 5% आवर ही लेता है 24 आवर्स में, बाकी जो 95% जो साइकिल है वो इंटरफेज में ही हो रही है। G1 phase. Let's understand this. G1 phase is the phase of cell between mitosis and initiation of replication of genetic material. So this is the phase when cell is ready for dividing into mitosis and initiation of replication. तो यहाँ पे जो सेल है वो इनिशिएट हो रहे हैं, खुद को रेप्लिकेट करने की तैयारी में भी हैं और माइटोसिस के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और यही जीवन जो फेज़ है वही एक ऐसा फेज़ है जो नेक्स्ट G1 फेज़ से कंप्लीट, मतलब माइटोसिस की जो साइकिल सेल कंप्लीट कर चुका है और जो नया करने वाला है उसके बीच का ये फेज़ है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यू ग्रो विदाउट रेप्लिकेटिंग इट्स। तो दिस इज़ वी अंडरस्टैंड इट अर्लियर। एस फेज इज़ फॉर सिंथेसिस। DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। इस टाइम क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस होता है, बनना शुरू होता है किसका? DNA का, फॉर देयर डॉटर सेल। इफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ DNA इन सेल इज डिनोटेड एज 2n, देन आफ्टर रेप्लिकेशन इट बिकम 4n। तो ये यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ना कि उनके नंबर की। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये 2 थे तो अभी 4 हो जाएंगे, नहीं, इनकी जो ग्रोथ की बात हो रही है कि जो अभी 2n की साइज़ में था
वो बड़ा होके 4n की साइज़ में हो गया है। सो बाद में जब ये डिवाइड होगा तो इसके पास 2n होंगे। एक मिनट। तो ये इतनी बड़ा हो जाएगा कि 4n के दिखाई देगा, और जब इसमें से 2 डॉटर सेल बनेगी तो दोनों के पास 2n होगा। ऐसा नहीं है कि जब 4n बता रहा है तो ये 2 में बट गया है, नहीं, ये एक ही था, जो 2n था वही ग्रोथ होके 4n बन जाता है। S stand for DNA synthesis. After DNA is copied, there is complete extra set of all genetic material. तो इससे क्या हो रहा है, सिंथेसिस मतलब जो सेम कॉपी बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने ऑफस्प्रिंग में उसको पास कर सके। सो हेयर डीएनए की एक एक्स्ट्रा कॉपी उनके पास प्रेजेंट है that will move into their offspring and the cell move into G2 phase. The centriole also divide into 2 centriole pair in the cell which contain centriole. तो जो सेंट्रियोल है उसका यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, हम इसको माइटोसिस के साइकिल में पढ़ेंगे। G2 phase. G2 phase is where it organize and condense genetic material and start to condense the genetic material to prepare to divide. तो कंडेंस होना क्यों ज़रूरी है, जो यहाँ पे एकदम धागे जैसे दिख रहे थे अब वो क्या करेंगे, अपने आप को इतने थिक दिखाएंगे कि हमको वो लिटरली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दिखने लगेंगे। सम सेल लाइक कार्डियक सेल इन अडल्ट एनिमल डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन। तो कुछ में जो है, जैसे कार्डियक सेल जो मैंने बोला था, हार्ट की जो सेल है वो एग्जिबिट नहीं करते हैं, उनमें डिवीजन नहीं होता। पर जो अदर हैं, सम अदर ओनली डिवाइड टू रिप्लेस दो सेल विच हैव बीन आइदर डैमेज और लॉस ड्यू टू सेल डेथ। तो कुछ सेल्स की डिवाइड, हर कोई सेल डिवाइड नहीं होता, जिनकी ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, स्पेशली जब हमारी बॉडी छोटे से बड़ी हो रही है तब सेल बहुत डिवाइड होता है। बट एक लिमिट के बाद वो तभी डिवाइड होते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, कुछ की डेथ हो जाती है या फिर कुछ डैमेज हो जाते हैं तब। तो उनको अपने आप हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल भेजता है और उसके थ्रू सेल डिवीजन होता है। सच सेल विच डू नॉट डिवाइड फर्दर अटेन एन इनएक्टिव G0 फेज, दैट इज क्वोशंट फेज। क्वोशंट फेज मतलब वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्वोशंट इटसेल्फ sounds like it's very silent phase. So G0 phase is also known as quotient phase. After that they will exit the G1 phase. तो इसके बाद वो किस में चले जाते हैं, वापस G1 फेज में, और वहाँ से क्या होता है, साइकिल वापस अगेन स्टार्ट हो जाती है। दिस सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड अनलेस दे कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं बट वो तब तक खुद को एक्टिव डिवाइड करने के लिए नहीं करते जब तक उनको कोई सिग्नल नहीं आता। दिस इज़ अवर सेकेंड फेज। एज हमारी जो सेल साइकिल है वो कितने फेज़ में है, 2 फेज़ की है। तो जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है वो है हमारा एम फेज़। दिस इज़ माइटोटिक फेज और फेज ऑफ इक्वेशनल डिवीजन एज द सेल अंडरगोज अ कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन टू गिव बर्थ टू प्रोजेनी। तो क्या मतलब है इसका, जो माइटोटिक फेज़ है वो इक्वेशनल है। इसमें जो इक्वेशनल होगा मतलब जो पेरेंट्स में भी बचेगा और जो 2 नए सेल में होगा उन सब में वो सेम होगा। जो 1 से 2 और डॉटर सेल बनेगी उन दोनों में इक्वेशनल डिवीजन होगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं होगा, इक्वेशनल होगा। नाउ सेल अंडरगो कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन। जो सेल में था वो सब कुछ रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा नहीं होगा, सेम टू सेम कॉपी ज़रूर बनेगी पर रीऑर्गेनाइज उसको करना पड़ेगा। क्यों करना है उसको, क्योंकि उसको अपने प्रोजेनी को बर्थ देना है। दैट इज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल, और उसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एज हमारे जो ह्यूमन में है वो 26 पेयर्स हैं, दैट इज़ 43। तो ये जो 43 पेरेंट्स क्रोमोसोम होंगे तो वही सेम डॉटर सेल्स में भी आएंगे। The other organelle are also divided into equational The other organelle are also divided in equally by the process of cytokinesis. तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इट रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म। जो उसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में वो भी खुद को हाफ डिवाइड करेगा ताकि
दोनों में इक्वेशनल डिवीजन हो सके, तभी तो एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन कहा है। एम फेज इज़ फॉर माइटोटिक फेज। ये बहुत याद रखना क्योंकि इसकी दो साइकिल है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। हमेशा याद रखना जो माइटोटिक है उसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। द माइटोटिक फेज इज़ डिवाइडेड इंटू 4। नाउ इसमें अगेन 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। बहुत इजी है, इसको याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम स्टेप्स बाय स्टेप्स याद रखेंगे समझकर तो याद रहेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड देम। माइटोसिस के 4 फेज हैं। जो फर्स्ट है हमारा इंटरफेज था, उसकी बात भी यहाँ पे बताई है। इंटरफेज में क्या हुआ था, वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस दैट डीएनए रेप्लिकेट इटसेल्फ, एंड दैट मीन्स कि जो डीएनए वो 2n से 4n में तो होगा, बट कैसे, ओनली इन ग्रोथ। तो यहाँ पे वो खुद को रेप्लिकेट कर रहा है। इन स्टेज 1 प्रोफेज में क्या हो रहा है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेल्ट्स, क्रोमोसोम बिकम प्रोमिनेंट एंड सेंट्रोसोम रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मेल्ट हो रही है थोड़ी सी, इसीलिए क्रोमोसोम बाहर आ पा रहा है। नाउ नेक्स्ट जो क्रोमोसोम है वो इतने प्रोमिनेंट है कि हमें दिख पा रहे हैं, थोड़े से थिक होंगे। नेक्स्ट द क्रोमोसोम रिप्लिकेट इटसेल्फ, जो क्रोमोसोम है विल रेप्लिकेट और मेक अ कॉपी ऑफ इट फॉर देयर प्रोजेनी, तो वो अपनी कॉपी बनाने के लिए भी रेडी हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा मेटाफेज। व्हाट विल बी इन मेटाफेज, क्रोमोसोम लाइन अप ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे इसीलिए भी इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला है। आप इससे भी खुद को याद रखवा सकते हैं कि इक्वेटोरियल बोला है, इसी में इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, इसका मतलब कि ये इक्वेशनल डिवीजन करता है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक लाइन क्रोमोसोम प्लेट बना लेंगे, इसीलिए इसको इक्वेशनल प्लेन बोला है। और जो सेंट्रियोल है वो दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे पोल से। अब अट्रैक्ट कैसे होंगे, तो ये जो सेंट्रियोल है वो क्या कर रहा है, स्पिंडल फाइबर रिलीज कर रहा है, जिसके थ्रू ये किससे जाके बाइंड होंगे। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं इसको स्ट्रक्चर से। तो ये क्रोमोसोम है हमारा और ये हमारा सेंट्रियोल है। यहाँ पे सेंट्रियोल रिलीज कर रहा है स्पिंडल फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर में एडिसिव की एक प्रॉपर्टी है, जो किससे जाके बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड। डिस्क लाइक शेप होता है ये क्रोमोसोम में। तो जो यहाँ पे सेंट्रियोल होगा वो अपना स्पिंडल फाइबर रिलीज करेगा और इस साइड का दोनों अपोजिट पोल में अपने स्पिंडल फाइबर रिलीज करेंगे। और कहाँ पे बाइंड होगा, काइनेटोकोर्स, जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है दोनों साइड में क्रोमोसोम के, तो वो अपना उससे बाइंड हो जाएंगे। नाउ दिस बाइंडिंग, ये बाइंडिंग क्या मदद करती है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है उन दोनों को अपने अपने अलग पोल्स में अट्रैक्ट करेगी, और इसी से जो सेल है, 1 मिनट, जो क्रोमोसोम हमारा ऐसे बाइंड था एक दूसरे से, यहाँ से कट होके अपने आप दोनों तरफ चला जाएगा। सो इट विल कट फ्रॉम हेयर एंड उसके बाद वापस वो अपनी पहले जैसी साइज़ ले लेगा, जहाँ पे वो पहचान में भी नहीं आ रहा है कि वो क्रोमोसोम बना था या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही था। तो अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म। अब जो यहाँ पे मेल्ट हो गई थी वो यहाँ पे वापस फॉर्म हो गई है। द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बाय कनक्लिंग। तो यहाँ से वो कैसे डिवाइड होते जा रहा है, अंदर की तरफ। एरो कहाँ पे जाएगा, अंदर की तरफ से, यहाँ से अंदर की तरफ डिवाइड होते जाएगा और धीरे धीरे वो ऐसे फ्लूइड को कट कर लेगा और 2 सेल अलग अलग बन जाएंगे। तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, जो कंडेंस क्रोमोसोम थे वो वापस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गए हैं, मेम्ब्रेन एकदम अच्छे से फॉर्म हो गई है, दोनों के पास अपना अपना साइटोप्लाज्म है। नाउ दिस 2 डॉटर सेल विल हैव देयर ओन 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड विथ क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, टाइप भी अनचेंज ही रहेगा, जो पेरेंट्स में था वैसा ही इसमें भी होगा। कुछ कैरेक्टर जो पेरेंट्स में है वो इसमें आएंगे, इसीलिए जो हमारे अंदर जो कैरेक्टर है, हमारी आँखें कभी कभार कहते हैं पापा जैसा दिखता है, कैसे दिखता है, फ्रॉम दिस जीन्स विच आर ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
तो ये था हमारा माइटोसिस डिवीजन के बारे में, सेल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी मियोसिस डिवीजन के बारे में। स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।